Question number 88. A home buyer made a down payment of rupees 200 and will make payments of this each 6 months, मतलब सेमी एनुअल बेसिस पे 15 ईयर्स के लिए, तो टोटल 30 पेमेंट्स करेगा 75,000 की। कॉस्ट ऑफ फंड इज 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो प्रेजेंट वैल्यू बता देते हैं, कैश प्राइस, और इंटरेस्ट की अमाउंट बता देते हैं। तो भाई अगर डाउन पेमेंट हो और कैश प्राइस बतानी हो तो डाउन पेमेंट प्लस, अब एन्युटी फैक्टर लगेगा रेंटल्स के ऊपर 75,000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू बतानी है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 माइनस 1 प्लस 0.05 रेज टू पावर -30। क्या आपको ये बात समझ आ गई? यस सर। जी, अब ये अमाउंट फाइंड कर लें तो आपके पास कैश प्राइस ऑफ द होम आ जाती है। कैश प्राइस कितनी बनेगी? 13,52,933। सी ऑप्शन। यस सर। अब 13 लाख ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है और आपने टोटल अमाउंट पे कितनी की। तो बेटा जो आपने टोटल अमाउंट पे की, आपने 30 इंस्टॉलमेंट्स पे की 75,000 की, प्लस 200,000 आपने पे की डाउन पेमेंट। इसमें से माइनस कर दें प्रेजेंट वैल्यू 1352933.8 जी। तो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई 2450,000। ऐसे ही है सर, उन्होंने एक्चुअल पेमेंट पूछी है। अच्छा, एक्चुअल पेमेंट पूछी है तो एक्चुअल पेमेंट ये वाली है। यस सर। आर प्लस डाउन पेमेंट, तो एक्चुअल पेमेंट ये है और इन दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट की अमाउंट है। 88 क्लियर? ओके सर। यस सर। 89 पे चलें अब। यस सर। 89 तो सबसे सॉल्व हो गया होगा ना? नो सर, इसमें इशू आया था, ये करवा दें। An individual plans to borrow rupees 400,000, 4 लाख रुपए उधार लेने हैं, तो ये प्रेजेंट वैल्यू है, to buy a new car. The loan will be for 3 years at 12% per annum rate compounded monthly. He can pay rupees 1240 per month during the first year. What amount would he be required to pay during the next 2 years in order to repay the loan? Next question. ये अभी थोड़ी देर में समझा देता हूँ, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ये मैंने समझाने हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ हो रहे होते थे। तो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंट रेंटल्स की अमाउंट्स यूज़ हो रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बेटा मैंने अभी आप लोगों को समझाना है 89 वाला। ओके हमजा? ओके सर। ओके सर। 90. A person calculated that by depositing rupees each year starting from end of the first year, he shall be able to accumulate 150 at the time of nth deposit if the rate of interest of 4% compounded annually. The number of years in which he can accumulate the required amount is simple सा क्वेश्चन था ये। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगेगा या फ्यूचर वैल्यू का, जल्दी से बताओ। सर फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू, और 150 फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास, 0.04 रेज टू पावर n-1 ओवर 0.04। तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वो है हमारे पास 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसे, यहीं पे पूछा जा सकता ना था। फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बताओ, इंटरेस्ट अमाउंट कितनी बन रही है? अच्छा, वैसे इतना सोचने की जरूरत थी नहीं। फ्यूचर वैल्यू माइनस
N इंटू R। तो 1,25,000 रुपये उसकी एक्चुअल पेमेंट है, 1,50 ले रहा है तो 25,000 रुपये का उसका इंटरेस्ट है। पता नहीं तुम लोग क्या सोचने बैठ गए हो फिर, हैं हमजा? जैसे शाहरुख आए थे। सदियां लग जाती हैं? 91। A food distributor has borrowed 950 to buy a warehouse. The loan is for 10 years at the annual interest rate of 12% compounded quarterly. Amount of quarterly payment which he make to pay back the loan and the interest he would pay. हो जाएगा 91 अब आप लोगों से, ऐसे बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं, हो जाएगा ना? इंशाल्लाह सर। A firm will need rupees 300,000 at the end of 3 years to repay a loan. The firm decided that he would deposit 20,000 at the start of each quarter during these 3 years into an account. The account would yield 12% per annum compounded quarterly during the first year. What rate of interest should it earn in the remaining 2 years to accumulate enough amount in this account to pay the loan at the end of the 3 years? हो जाएगा ना भाई ये भी? सर 89 ये से बिल्कुल सिमिलर है ऐसा ही शायद। है जैसे 89 बार। तो 89 में उसने नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए रेंटल्स मांगे थे, यहाँ पर नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन का रेट मांग लिया है। तो ये कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है अभी ये खत्म हो जाए उसके बाद यही कॉन्सेप्ट ही डिलीवर करने हैं ओके आप सर। लोगों को। तो ये अभी हो जाता है थोड़ी इसी लेक्चर में इंशाल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये अच्छे तरीके से समझें इसे। अ मशीन कॉस्ट अ कंपनी ₹1 million एंड इट इज इफेक्टिव लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 20 ईयर। बेटा कंपनी ने एक मशीन परचेज की है 10 लाख रुपए की, और वो मशीन कंपनी के पास 20 साल तक यूज़ हो सकती है। इफेक्टिव लाइफ मतलब 20 साल तक वो मशीन यूज़ कर सकते हैं, 20 साल के बाद वो मशीन उस कंपनी के किसी काम की नहीं। इफ द स्क्रैप इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ₹50,000 ओनली, स्क्रैप रेजिडुअल या फिर सॉल्वेज वैल्यू, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू या फिर सॉल्वेज वैल्यू। बेटा ये तीनों एक चीज़, इसका मतलब है ऐसे समझ लें जैसे आपके घर में कोई पुराना सा सामान रखा हुआ है और आप वो कबाड़ के तौर पर बेचते हो, समझते हो ना कबाड़ के तौर पर बेचना? यस सर। तो उसे ये स्क्रैप थर्ड वैल्यू वर्ड कहा जाता है। सैल्वेज लिखा है। सॉल्वेज, SALVAGE, सॉल्वेज वैल्यू। ओके सर। तो बेटा वो कबाड़ियों को जो आप सामान देते हो, मतलब बिल्कुल नाकारा चीज हो चुकी है, सिर्फ लोहे के रेट पर दे रहे हो, तो उससे जो आपका अमाउंट रिसीव, बेटा 10 लाख की मशीन है, लोहा वगैरह यूज हो रहा होगा, ठीक है, खराब हो चुकी होगी, किसी और के काम की नहीं होगी, लेकिन लोहे के रेट के ऊपर तो चली जाएगी ना। तो मतलब जब आप 20 साल के बाद उसको सेल करोगे तो वो आपको 50,000 रुपीज दे के जाएगी मशीन। समझ गए हो इस बात को? यस सर। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, अब यूजफुल लाइफ एंड कब हो रही है? 20 ईयर्स। 20 ईयर। तो बेटा सॉल्वेज वैल्यू हमेशा एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ होती है, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द लाइफ नहीं होती। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ मतलब 20 साल के बाद जब इस मशीन को सेल करने लगेंगे तो उस टाइम पर 50,000 रुपए में ये सेल हो जाएगी, उसे स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। सम इज टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, हमने बताना है हर साल कितनी इन्वेस्टमेंट करें, मतलब रेंटल एवरी ईयर है इस वजह से रेंटल्स, एट 13.25% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 20 ईयर्स। मतलब जब हमने अब 20 साल के बाद बेटा पुरानी मशीन अगर हम लोग सेल करने जा रहे हैं तो उसकी जगह पे हमें न्यू मशीन तो परचेज करनी पड़ेगी ना।
तो जी उसके सर। लिए अभी से हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और एनुअल बेसिस पर हम लोग कुछ ना कुछ रेंटल जमा करवाते जाएंगे। तो कहते हैं टू रिप्लेस द मशीन विच वुड कॉस्ट 30% मोर देन द प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब कि 20 साल के बाद अगर हम लोग न्यू मशीन परचेज करने के लिए जाएं तो उसकी कॉस्ट आज जो मशीन की कॉस्ट है उससे 30% ज़्यादा होगी। तो आप ये देखें 20 साल के बाद आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। 30% मोर देन से मुराद ये है कि अगर आज मशीन 100 रुपये की है ना, तो इसमें 30 ऐड कर दो, 100 का 30% 30, तो फिर वो मशीन आपको 130 की मिलेगी। गॉट इट? यस सर। तो बेटा जो 1 मिलियन की मशीन है वो 20 साल के बाद आपको कितने की मिलेगी? 1 13 मिलियन, million, 13 मिलियन की। 13 लाख 1.3 million, 1 13 1.3 lakh. मल्टीप्लाइड बाय 1.3 इज इक्वल टू 1.3 मिलियन, 13 लाख रुपए की मिलेगी। तो न्यू मशीन परचेज करने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए? 1250। 13 लाख रुपए होने चाहिए न्यू मशीन परचेज करने के लिए। इस 13 लाख में से 50,000 रुपए तो पुरानी मशीन आपको दे के चली जाएगी। 50,000 रुपए यस की तो सर। पुरानी मशीन सेल हो जाएगी ना। तो इसमें से 50,000 रुपए माइनस कर दें तो मजीद कितने 1250। पैसों का अरेंजमेंट आपने करना है? 12,50,000 12,50,000. 12,50,000 कब करना है? एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। मतलब ये फिर 12,50,000 यस सर। आपकी फ्यूचर Future वैल्यू value. होगी। तो अब आपने रेंटल्स की अमाउंट यस। फाइंड कर लेनी है। जरा जल्दी से रेंटल्स की अमाउंट फाइंड करें। हो गई फाइंड रेंटल्स की अमाउंट? सर ये 13,751 आ रही यार कोई और बताए। सर 14,997। गुड, शाबाश। है। सर अब कंफर्म हो गया, कैलकुलेटर खराब हो हाँ जी, शुक्र है, बड़ी जल्दी कंफर्म हुआ है तुम्हें। मुझे फर्स्ट डे से पता था। सर इसने सीनियर से फ्री लिया होगा। अब ये नहीं पता हमें। कोई हाँ जी, सीनियर नहीं था भाई मेरे। जूनियर था। जूनियर के काम का ही नहीं है सर ये। छोटे वो भाई को कैलकुलेटर छोटे उठा लिया है जी। 93 ओके है तमाम स्टूडेंट्स को? यस सर ओके। क्वेश्चन 94, टू क्लियर अ डेट a person agrees to pay rupees 1000 now, another rupees 1000 a year from now, मतलब यहाँ पर 1000 and another 1000 in 2 years। in 2 years से मुराद सेकेंड ईयर के एंड पर 1000। if the future payments are discounted, मतलब अगर इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की जाए 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, what is the present value of these payments? बेटा एट द एंड ऑफ ईच ईयर आपने 1,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। अब यहाँ पे बात गौर से सुने। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे एनवीटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप नहीं कर सके होंगे, क्यों हमजा? नहीं हुआ ना?
सर 90 तक ट्राई किए थे, ये अभी नहीं किए थे। अच्छा चलें, अब देखें बेटा, रेंटल्स 1000 रुपीज के पर ईयर हैं, तो इसके लिए जरूरी था यस कि सर। रेट की कंपाउंडिंग भी कंपाउंडिंग ईयरली होनी चाहिए, एनुअली होनी चाहिए। यहां पर रेट की कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग क्वार्टरली। क्वार्टरली। और तो बेटा आप ये वाला रेट यूज नहीं कर सकते। तो अब आपको चाहिए कि आप ऐसा रेट फाइंड करो जो कि कंपाउंडिंग एनुअली हो, लेकिन इक्वल टू 8% कंपाउंडिंग क्वार्टरली आए। तो बेटा कंपाउंडिंग एनुअली, अब ये समझे जैसे नॉमिनल रेट है और कंपाउंडिंग एनुअली इफेक्टिव रेट। यस सर। तो बेटा इसका इफेक्टिव रेट आप लोग फाइंड कर लेंगे। तो जरा 8% कंपाउंडिंग क्वार्टरली का इफेक्टिव रेट फाइंड करके मुझे बताएं जी। तो बेटा आप ये 8% नॉमिनल रेट कंपाउंडिंग क्वार्टरली नहीं यूज़ कर सकते, आप इसका ना इफेक्टिव रेट फाइंड कर लें। और जब आपने इफेक्टिव रेट फाइंड किया तो वो आपके पास आया 24। 8.24% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली। ये वाला एनुअली। रेट आप यूज़ कर सकते हैं। बेटा आप अपने रेंटल्स को नहीं चेंज कर सकते थे कि रेंटल्स क्वार्टरली बेसिस पे लेकर आ जाए, रेंटल्स नहीं चेंज करने, रेट चेंज हो सकता था तो हमने अपने रेट को चेंज कर दिया, कंपाउंडिंग एनुअली में लेकर आ गए। ओके, अब ये वाला फार्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं, ये वाला रेट अप्लाई करते हैं और इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें, 1 - 1 + 0.0824 raised to power -3 over 0.0824। तो बताएं प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है आपके पास? प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है आपके पास? अमाउंट गलत नहीं बता रहे, और इसके सर साथ यही था। फैक्टर लगा देंगे 1 + 0.0824। क्यों लगाएंगे ये फैक्टर? क्योंकि एनवीटी ड्यू है। एन्युटी ड्यू है। शाबाश, अब बताएं। सर ये ऑप्शन आ गया 27.41। ये डन, आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर है बात? ओके सर। क्या सबको ये मेथड समझ आ गया? सर एक दफा यस रिवाइज सर। करना कि किस सिचुएशन में हमें ये करना है। उस सिचुएशन में करना है जब रेंटल्स का टाइम ड्यूरेशन और इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग सिमिलर ना हो, तब करना है ऐसा ठीक है सर। कि सर रेंटल्स आपने को नहीं हम चेंज कर सकते। रेंटल्स नहीं चेंज करना, रेट की कंपाउंडिंग को चेंज करना है, ठीक है सर। और उसके लिए इफेक्टिव रेट यूज करेंगे हम लोग। सर सर अगर ऐसे होता कि जो कंपाउंडिंग है वो क्वार्टरली होती है और रेट हाँ, जो रेंटल्स है वो हमारी सेमी सेमी एनुअली होते। एनुअल, अभी उसी के ऊपर आ रहा था, और ये क्वेश्चन यही तो करने वाला क्वेश्चन था। अब देखें, रेट अगर आपको कंपाउंडिंग क्वार्टरली गिवन हो और यहाँ पे जो रेंटल्स होते हैं वो सेमी एनुअल होते, तो जो रेट आपको चाहिए वो है कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। रेंटल्स अगर यस सर। मंथली होते तो आपको जो रेट चाहिए था वो चाहिए था कंपाउंडिंग मंथली, राइट? यस सर। तो बेटा इसके लिए इक्विवेलेंट रेट यूज होता है, इसके लिए इक्विवेलेंट रेट यूज होता है। इक्विवेलेंट रेट से मुराद कि भाई ये कंपाउंडिंग सेमी एनुअल जो आपको रेट चाहिए वो, और क्वेश्चन में जो रेट आपको गिवन है उन दोनों का इफेक्टिव रेट सेम होना चाहिए, उन दोनों का इफेक्टिव रेट सेम होना चाहिए। तो हम इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेट। तो हम लोग ऐसा रेट फाइंड करेंगे जिनमें दोनों का इफेक्टिव रेट इक्वल हो, और उसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेट।
अब इफेक्टिव रेट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? E 1 is plus equal to R over M raised 1 plus R1 over M1 raised to power M1 minus 1, यही है ना? अब बेसिकली मैंने Yes, sir. R1 M1 इसलिए लिखा कि एक रेट तो क्वेश्चन में गिवन है अपनी कंपाउंडिंग के साथ, और एक रेट हमने फाइंड करना है अपनी रिक्वायर्ड कंपाउंडिंग के साथ, तो हम इसको इक्वल टू कर देंगे 1 प्लस R2, वो वाला रेट जो हमें चाहिए और वो जिस कंपाउंडिंग में हमें चाहिए, रेज टू पावर M2 माइनस 1। अब देखें दोनों के इफेक्टिव रेट से एक दूसरे के इक्वल कर दिया हम लोगों ने। Yes, sir. इसे कहा जाता है इक्विवेलेंट रेट, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेट। भाई बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर भी -1, राइट हैंड साइड पर भी -1, तो खत्म कर दें इसको। Yes, Yes, sir. sir. तो ये है इक्विवेलेंट रेट का फार्मूला। और अब जब आपने इक्विवेलेंट रेट फाइंड करना हो तो आप लोग इसको लिखेंगे 1 प्लस 0.08 ओवर 4 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस x। आप लोग x लिखेंगे, मतलब ये वाला रेट हमने फाइंड करना है जिसकी कंपाउंडिंग अगर रेंटल सेमी एनुअल है तो जिसकी कंपाउंडिंग 2 होनी चाहिए, रेज टू पावर 2। जल्दी से फाइंड करें। तो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा बेटा वो आएगा 8.08% पर एनम कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, और ये इक्वल टू है 8% कंपाउंडिंग क्वार्टरली के, इसलिए हम इसे इक्विवेलेंट रेट कहते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन के लिए अगर ये रेंटल सेमी एनुअल होते तो हम इस रेट को यूज कर लेते। अब यहाँ पे रेंटल एनुअली थे तो हमने इफेक्टिव रेट के इक्वल कर दिया उसको। क्लियर है बात? ओके सर। अच्छा, ये अगर कंपाउंडिंग मंथली हमने फाइंड करना होता कि ये रेंटल मंथली बेसिस पर होते तो रेट कंपाउंडिंग मंथली चाहिए था। जरा जल्दी से मुझे फाइंड करके दीजिएगा कंपाउंडिंग मंथली रेट क्या बनेगा। तो कंपाउंडिंग मंथली हमारे पास रेट बन जाता है 7.94 को 5 कर दें Yes, sir. % कंपाउंडिंग मंथली, तो हम लोग ये रेट यूज कर लेते हैं। ऑल क्लियर? इक्विवेलेंट रेट Yes, का sir. कॉन्सेप्ट क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. जी। लास्ट क्वेश्चन 95। एन इक्विपमेंट is bought for ₹2,000 as down payment and a monthly installment of ₹400 each for 1 year. If money were 12% compounded monthly, what is the cash price of the equipment? बेटा जल्दी से जरा फाइंड करके बताएं मुझे। इस क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है। मंथली इंस्टॉलमेंट है 400 की फॉर 1 ईयर, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो जाएंगी? 12। शाबाश। फाइंड क्या करना है हम लोगों ने? कैश प्राइस। कैसे फाइंड होगी? डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स इनटू, अब कैश प्राइस मतलब प्रेजेंट वैल्यू, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 माइनस 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.01 raised to power -12 over 0.01, and the answer is सर बी ऑप्शन। 6502.03। यार नोमान तुम फिर से सोच लो। सर बी ऑप्शन है, बाकी से कंफर्म कर लें आप। चल इस मतलब मैं लगा देता हूँ बी ऑप्शन। शुक्रिया सर। क्लियर हो गया बेटा?
तो हमने अपने क्वेश्चन बैंक में से चैप्टर 5 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चन। ऐसे ही है यस सर। जी बेटा। अगर अभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ ना आया हो या आप फिर से समझना चाहते हो, आप जल्दी से बोल सकती हैं। नो? सर ये 94 जो क्वेश्चन है, हाँ जी। इसमें सर हाँ, ये बल्कि लफज जब आएगा द सुने। फ्यूचर पेमेंट आर डिस्काउंटेड तभी अच्छा होगा सर। बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो, क्या फिर से मुझे बताओ। सर इफ द फ्यूचर पेमेंट्स आर डिस्काउंटेड, तब ये हम्म। हमने यानी कि इफेक्टिव रेट के बराबर रखी थी। जी जी बेटा, इफेक्टिव रेट के इक्वल उस टाइम होगा जब नंबर ऑफ रेंटल्स का टाइम ड्यूरेशन और रेट की कंपाउंडिंग आपस में मैच ना करती हूँ। अब जरा आप 93 को देखो। 93 बेटा, रेट कंपाउंडेड एनुअली, और उसने जो आपसे रेंटल्स कहे हैं वो भी एनुअल बेसिस पे कहे हैं। ये देखें, एवरी ईयर, तो रेट कंपाउंडेड एनुअली। ओके सर, आगे इसी समझ। तरह से मंथली इंस्टॉलमेंट्स उसने कहीं, तो जो रेट बताया कंपाउंडेड मंथली। अब यहाँ पर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती। इसे कोई और क्वेश्चन इस तरह हम लोग देखते हैं, कंपाउंडेड क्वार्टरली है यहाँ पर 91 में, तो उसने जो आपसे यस कहा अमाउंट ऑफ क्वार्टरली पेमेंट्स, देखें सेम सेम रख रहा है। यहाँ पर इस बिल्कुल सर। कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब रेंटल्स डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में और रेट डिफरेंट कंपाउंडिंग के साथ हो, तब आपने इसका इक्विवेलेंट रेट फाइंड करना होता है, और वो एन्युटी में जाके यूज होता है। क्लियर? यस सर, क्लियर। अच्छा, अब बेटा आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी थी। क्या आपने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा हुआ था? मतलब क्या ये जरूरी था कि आप एन्युटी से ही फाइंड करें इसकी प्रेजेंट वैल्यू? बेटा प्रेजेंट वैल्यू थी, ये तो ऑलरेडी अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे मौजूद है भाई। इसको भी मूव करवा दो इधर, इसको भी इधर मूव करवा के तीनों को ऐड कर दो। क्या प्रेजेंट वैल्यू ना आ जाती हमारे पास? यस सर, आ बताएं। जाती। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम लिखते हैं 1000 प्लस 1000 इंटू 1 प्लस 0.08 ओवर 4 रेज टू पावर 1 इंटू 4 माइनस प्लस 1000 इंटू 1 प्लस 0.08 ओवर 4 रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 4। क्या आपको मेरी बात समझ आई? Yes, sir. ये तो बोलिए। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें तो एग्जैक्ट आंसर है 2777, जो आपने पहले फाइंड किया था एन्युटी के फैक्टर से। फाइंड करें जरा। फाइंड करें जल्दी से। ठीक हो गया। नोमान तुम बताओ। मेरा नहीं आया सर। सुभान अल्लाह। नुमान वाकई कोई दो चार रफ्तारी करवा लो तुम, सवाब का सवाब हो जाएगा। हो सकता है कैलकुलेटर भी ठीक हो जाए, या फिर कैलकुलेटर नया ले लो। नहीं सर, अब अफ्तारी वाला काम अच्छा। अब कैलकुलेटर नया लेने पे कुछ नहीं पता, हो सकता है वो भी ऐसे ही निकले और सवाब भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही है सर। तो आंसर आता है हमारे पास 2777.41। ओके बच्चों? यस सर, यही आ रहा है।